हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से यदि जनजाति के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो छूटेगा नहीं निश्चित तौर से। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और 71 बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस में हमको पढ़ना है, हमारे जीएस सेक्शन में जनजातीय पढ़ना है ना। तो हम लोग मैप के माध्यम से भी हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे, है ना, मैप के माध्यम से, ताकि चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों का जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 342 में इसका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 342 में, है ना, ये अनुच्छेद 300, है ना, अनुच्छेद 342 में इसका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब का वर्णन मिलता है, अनुसूचित जनजाति का, है ना। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के बारे में, अनुसूचित जातियों के बारे में एक अलग से ही इनका अधिकार, इनके क्षेत्र और इनके बारे में पूरे डिटेल्स में दिया गया है। इसी तरीके से हम लोग अभी जनजातियाँ पढ़ रहे हैं, तो जनजातियों का वर्णन जो है अनुच्छेद 342 में दिया गया है। यदि हम लोग बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों के आधार पर इसको 7 हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है। जैसे में ये हमारा भारत हो गया, है ना। तो भारत में हमने ये कहा कि 7 हिस्सों में इसको बांटे और बांट करके समझे कहाँ कहाँ पे इनकी, है ना, जो निवास है, जो अधिवास है, जो सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा जो क्षेत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र हमारा जो है ना, ये जो क्षेत्र है यह उत्तरी क्षेत्र हो जाता है ना। ये जो है उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। बाकी हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करते हैं कौन कौन जनजाति से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक संख्या में किसकी आबादी है ना, कौन सी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा संख्या में है, किन जनजातियों की क्या विशेषता है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्र हो जाता है उत्तरी क्षेत्र में। पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो उत्तरी क्षेत्र ये हो जाता है। उसके बाद जो हम लोग ये क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, है ना, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो क्षेत्र हमको दिख रहा है ना, मध्य प्रदेश वाला, ये मध्य क्षेत्र हो जाता है ना, मध्य क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ये हमारा दक्षिण क्षेत्र हो जाता है, दक्षिण क्षेत्र हो जाएगा यह, है ना, ये दक्षिण क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो जाएगा। और कहा जाता है ना कि इस भारत में सबसे ज़्यादा, इस भारत में अगर देखा जाए तो इस भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या यही क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में। आबादी के मामले में जहाँ पे जंगल ज़्यादा होगा वहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक होगी, है ना। यहीं पर सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या, आबादी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगर पूछे कि अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यही मिजोरम में हो जाता है ना, जहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में हम लोग बांट के इसको समझ सकते हैं, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो हमारा क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीपीय क्षेत्र हो जाता है ना, ये हमारा द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र। इस तरीके से साइट की संख्या 7 हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 हो जाता है। ठीक है, इन हिस्सों में हम लोग बांट करके इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते रहेंगे। एक बात तो हम लोग समझे, अगर पूछता है प्रश्न आपसे कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की, है ना, कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, भारत की बात करते हैं। अगर बिहार में पूछे तो वही बिहार में 1.3% अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं बिहार में। जब झारखंड और बिहार था तो सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है वह आबादी झारखंड बंटने के बाद वो झारखंड में चला गया। इस तरीके से बिहार में अभी अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है 1.3% है। ठीक है, 1.3% है। लेकिन भारत में 2011 जनगणना के अनुसार, है ना, यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, भारत में 2011 जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें
तो अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है 8.6% हो जाएगा, है ना। कितना? तो 8.6% हो जाता है भारत में इनकी आबादी, है ना। वही बिहार में जब प्रश्न आपसे पूछता है ना, बिहार में जब आपसे प्रश्न पूछता है तो 1.3% हो जाता है, ठीक है, 1.3% हो जाएगा। यही बिहार में देखिए अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है 1.3% हो जाता है, ठीक है, 1.3% है ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्यों में निवास करते हैं, तो किस राज्य में निवास करेंगे इसको देखिए। सर्वाधिक, है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब, है ना, शेड्यूल ट्राइब वाला राज्य की अगर हम लोग बात करें, राज्य की बात करें, है ना, तो राज्य में मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहीं पर है मध्य प्रदेश, है ना, ये मध्य प्रदेश जहां पर अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, अनुसूचित जनजातियों की, है ना, आबादी सबसे ज़्यादा है। अगर दूसरा पूछे तो यहीं आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में भी आबादी सबसे ज़्यादा है। सेकंड स्थान अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जब उड़ीसा का क्षेत्र आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये उड़ीसा हो जाएगा, है ना, उड़ीसा, और उड़ीसा में भी अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे ज़्यादा है ना। उड़ीसा में सर्वाधिक आबादी है यहाँ पर। इस तरीके से भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभी सवाल आपसे ये पूछता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते, तो नहीं पाए जाते इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नहीं पाए जाते हैं यानी कि एसटी जो है नहीं पाए जाते, तो कहाँ कहाँ पर है ना, नहीं पाए जाते। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंजाब का क्षेत्र, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये पंजाब अनुसूचित जनजाति जो है यहाँ पर निवास नहीं करते। लेकिन अगर बात यहाँ पर ये कहे कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा ये पंजाब हो जाएगा। पंजाब, है ना, एससी के लिए बोल रहे हैं, अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति का प्रतिशत भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो ये पंजाब है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी जो है उसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अनुसूचित जाति का। और इसी के जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा संख्या है ना। पंजाब के बाद यहाँ पर देखिए हरियाणा, है ना, हरियाणा सटा हुआ है, ये पंजाब हो गया। पंजाब के बाद जो हरियाणा है ना, इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा पंजाब, और पंजाब के बाद हरियाणा पंजाब में अनुसूचित जनजाति जो है शेड्यूल ट्राइब क्या है यहाँ पे निवास नहीं करते। और यहीं पे है चंडीगढ़ देख रहे हैं ना, यहीं पे चंडीगढ़ है ना। और चंडीगढ़ के बाद ये देख रहे हैं ये दिल्ली हो जाएगा, भारत की राजधानी दिल्ली, है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक हो जाएगा पुडुचेरी। इतने जगहों पर अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है, निवास नहीं करती। इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न अगर पूछेगा तो यही बताइए कि अनुसूचित जनजाति यहाँ पे नहीं मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, है ना, पुडुचेरी, दिल्ली, है ना, या दिल्ली हो जाएगा, और ये हो जाता है आपका चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ हो जाता है। इतने जगहों पे, है ना, इतने जगहों पे अनुसूचित जनजाति जो है वो नहीं मिलते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, है ना, चंडीगढ़, दिल्ली, और यहाँ पे पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, है ना, 2011 जनगणना के अनुसार बताइए कि भारत में यानी कि सबसे बड़ी जनजातीय वाली समूह कौन सा है। कौन ऐसा जनजाति है जो सबसे ज़्यादा संख्या में, सर्वाधिक संख्या में है ना, जनजातीय सर्वाधिक संख्या वाले, सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या
ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये भील हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे भील हो जाएंगे। और भील के बाद दूसरा स्थान गोंड का है ना, दूसरा स्थान गोंड का है और तीसरा स्थान आपके संथाल का हो जाएगा। तीसरा स्थान संथाल का हो जाता है, भील, गोंड और संथाल। ठीक है, भील, गोंड और ये संथाल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए अब कुछ जनजातियों की बात करते हैं। जैसे हम लोग अगर थारू जनजाति की बात करें, है ना, थारू जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये तो थारू जनजाति जो है आप देखते होंगे उत्तराखंड का क्षेत्र, ये है उत्तराखंड का क्षेत्र, है ना, जहाँ उत्तराखंड का क्षेत्र देखिएगा। और उत्तर प्रदेश में नैनी एक जगह है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के, है ना, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये गोरखपुर का जो क्षेत्र हो जाता है, तो गोरखपुर का जो तराई क्षेत्र है जो नेपाल से सटा हुआ है, यहाँ पर ये थारू जनजाति निवास करते हैं, है ना। नेपाल के क्षेत्र में जाइएगा तो तराई वाला क्षेत्र में थारू जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी, है ना। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ से लेकर के पूरा ये किशनगंज तक जाइएगा उत्तर प्रदेश से लेकर के, तो यही एक पतला पट्टी है जिसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। और इसी तराई क्षेत्र में, है ना, उत्तराखंड में देख लीजिए इसका, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करते हैं। पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति कहाँ पर, है ना, अधिकतर संख्या में आपको मिलेंगे, तो उत्तराखंड में हो जाएंगे। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में इनकी संख्या, है ना, देखने को मिलती है। ये जो थारू जनजाति हैं अपने आप को हिंदू समुदाय से, है ना, ताल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दीपावली पर्व को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि भारत में हिंदू धर्म का एक पर्व है दीपावली, दीपावली को कौन ऐसा जनजाति है जो शोक पर्व के रूप में मनाता है ना। दीपावली को शोक पर्व के रूप में, है ना, शोक के रूप में कौन मनाता है, शोक के रूप में कौन मनाता है, तो यही थारू जनजाति है। और थारू जनजातियों की एक विशेषता और भी है कि ये लोग संयुक्त परिवार को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे देखिएगा हमारे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में बहुत सारे चीज़ों की अंतर है। जैसे साउथ मूवी आप देखिएगा तो वहाँ पे संयुक्त परिवार की जो कॉन्सेप्ट है आज भी समाज में लोग इसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि सारे लोग एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। दादा नाना मामा मामी सारे लोग एक ही साथ रहते हैं। बड़ा खूबसूरत वो संयुक्त परिवार होता है। बहुत ऐसी समस्या है ज़िंदगी में, है ना, बहुत ऐसी समस्या है ज़िंदगी में जो संयुक्त परिवार में रहने पर सारे समस्याओं का हल हो सकता है ना। इसी तरीके से ये थारू जनजाति हैं, संयुक्त परिवार प्रथा को स्वीकार करते हैं। संयुक्त परिवार, है ना, संयुक्त परिवार है ना, प्रथा को ये स्वीकार करते हैं। कौन? ये थारू जनजाति, है ना। थारू जनजाति में पूछा गया सवाल है कि कौन ऐसा, है ना, जनजाति है जो दीपावली को क्या कहता है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है, या शोक पर्व के रूप में यहाँ पे। और ये थारू जो जनजाति है अपने आप को कहते हैं, है ना, ये अपने आप को कहते हैं कि हम किरात के वंशज हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम क्या हैं, तो हम किरात के वंशज हैं, किरात के वंशज हो जाते हैं। ठीक है, ये थारू जनजाति अपने आप को ये बात कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भोटिया जनजाति की, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति, है ना, भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति की अगर बात करिएगा तो उत्तराखंड की पहाड़ी में ये मिलेंगे, है ना। ये देख रहे हैं यही वाला उत्तराखंड है, और यही उत्तराखंड के गंगोत्री जो जगह है ना, इसी गंगोत्री से गंगा का उद्गमित ये स्थल हो जाता है। और यहीं पर देखिए उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे इसी पहाड़ियों पे ये भोटिया जनजाति निवास करते हैं। और यही उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, यहीं पर भोटिया जनजाति निवास करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम का क्षेत्र जो देख रहे हैं, है ना, एक फिल्म आई थी आप देखिएगा वहाँ पे, उसमें अजय देवगन भी रहते हैं। ठीक है,
उनकी एक मूवी है जो दिखाया गया है यहाँ पे। सिक्किम में भी यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इस सिक्किम में भी यहाँ पर ये भोटिया जनजाति निवास करते हैं। और यही वेस्ट बंगाल में भी आपको, है ना, वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पर ये मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप सेवन सिस्टर के क्षेत्र में जब त्रिपुरा जब जाएंगे यहाँ पे, या त्रिपुरा, यहाँ भी भोटिया जनजाति निवास करते हैं, है ना। तो ये क्षेत्र से पूछा जाता है कि भाई भोटिया जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो सबसे पहले लिखिए उत्तराखंड के पहाड़ियों में, है ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और इतना ही नहीं सिक्किम में भी देख लीजिए, है ना, ये सिक्किम में भी मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में भी इनकी संख्या है, और यहाँ पर इनकी संख्या त्रिपुरा में भी हो जाएगा, है ना। भोटिया जनजाति, भोटिया, ठीक है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, सिक्किम और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में ये पाए जाते हैं। एक चीज़ और ये जो प्रजाति है ना, ये मंगोलायड प्रजाति हो जाते हैं। ये भोटिया जो जनजाति है, अगर प्रजाति पूछे कि किस प्रजाति से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये मंगोलायड हो जाते हैं, मंगोलायड, है ना, मंगोलायड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है कि ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं, है ना, ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग जनजाति के बारे में देखेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे जौनसारी जनजाति। आप देखते होंगे, आपको दिखाते हैं जौनसारी जनजाति को। देखिए ये जौनसारी जनजाति है, इनके विशेषताओं के बारे में पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना आपको। जौनसारी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनका समाज जो है ना बहुत ही आधुनिक होता है, बहुत आधुनिक होता है। आधुनिक विचारों को ये लोग बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। हम भारत में देखेंगे तो भारत में लड़का और लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा, है ना, लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, लेकिन जनजातीय समाज में ऐसा नहीं मिलता। जनजातीय समाज में लड़कियों की स्वतंत्रता और लड़कियों को सबसे ज़्यादा आज़ादी दिया गया है, लेकिन भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो भारतीय समाज में नहीं है। अभी भी महिलाएं अपनी आज़ादी और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है ना। वो अपने घर की दहलीज को पार नहीं कर सकती, अपने अनुसार कोई काम नहीं कर सकती, अपने अनुसार कोई डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन ये सारा का सारा अधिकार जनजातीय समाज में दिया जाता है। जौनसारी जो जनजाति है, जौनसारी जनजाति आप देखेंगे, ये जो जनजाति है ना, जौनसारी जनजाति, ये आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ये जो उत्तराखंड का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये जनजाति मिलते हैं, है ना। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये जनजाति मिलते हैं। इनकी विशेषता क्या है, एक बात समझिएगा, ये लोग जो है ना एक से अधिक पति रखते हैं, एक से अधिक पति रखते हैं। मतलब ये जो लोग हैं, ये जो जनजाति है, ये बहुपति, है ना, बहुपति विवाह प्रथा को, है ना, विवाह प्रथा को अपनाते हैं। कौन जनजाति अपनाते हैं, तो यही जौनसारी जनजाति अपनाते हैं। और इनका पेशा क्या है, तो इनका पेशा कृषि है ना, ये कृषक होते हैं, ये कृषक। इनका पेशा क्या है भाई, तो इनका पेशा जो है यह कृषक हो जाता है ना, कृषक जनजाति कहलाते हैं ये जौनसारी जनजातियों में, है ना, बहुपति माने एक से अधिक पति, है ना, रखने का रिवाज है, यह प्रथा है। किस जनजाति में, तो ये हो जाते हैं जौनसारी जनजाति, जौनसारी। और यही है आपके जौनसारी जनजाति, है ना। पूछा जा सकता है कि जौनसारी जनजाति भारत के किस क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो उत्तराखंड हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो जाता है ना। और ये लोग कृषक जनजाति है, और इनके प्रथा में जो पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, बहुपति विवाह प्रथा, है ना। महाभारत में भी आपने देखा होगा, महाभारत में आपने देखा होगा, है ना, 5-5 पति रखने वाली, है ना, महिलाओं को भी आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। चलिए ऐसा समाज है जो हमें भारत में पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जौनसारी जो है ना, जौनसारी के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं बुक्सा जनजाति, है ना। ये हमारा हो जाता है बुक्सा जनजाति, है ना। तो बुक्सा जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें,
ये बुक्सा जनजाति की बात करें तो देखिएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं, है ना। ये जो बुक्सा जनजाति है, ये बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बुक्सा जनजाति अपने आप को कहता है कि हमारा जो वंशज है, हम राजपूत वंश से बिलोंग करते हैं। कौन कहता है? बुक्सा जनजाति कहता है। बुक्सा जनजाति कहता है कि हम राजपूत वंश से, है ना, राजपूत वंश से ताल्लुकात रखते हैं। और इनके पास दो प्रथा है जो विशेषता पूछता है। ये लोग दो विवाह को सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। एक को अनुलोम विवाह कहते हैं, दूसरे को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, है ना, इसको भी समझिए। अनुलोम विवाह, है ना, ये अनुलोम विवाह जो है ना, अनुलोम विवाह में लड़का जो होता है, लड़का उच्च वर्ग का होता है। इंटरकास्ट मैरिज इसमें देखने को मिलता है ना। अनुलोम विवाह में लड़का जो है, पुरुष जो है, उच्च वर्ग का होता है ना, यानी कि उच्च वर्ग का, है ना, उच्च वर्ग का पुरुष होता है और निम्न वर्ग का, ठीक है, यहाँ पे निम्न वर्ग का, है ना, लड़की होती है। इन दोनों के बीच में विवाह होता है। इसी प्रथा को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। इसी प्रथा को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। और ये अनुलोम विवाह की जो प्रथा है, ये बुक्सा जनजाति में प्रचलित है। बुक्सा जनजाति। एक और विवाह है जिसको हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और ये प्रतिलोम विवाह जो है ना, प्रतिलोम विवाह को भी समझिए, बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल इसके उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो निम्न वर्ग का पुरुष हो जाएगा और उच्च वर्ग की, है ना, लड़की हो जाती है। प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का, है ना, निम्न वर्ग का पुरुष हो जाएगा और यहाँ पर उच्च वर्ग की, है ना, यहाँ पर महिला हो जाती हैं। इन दोनों के बीच में जो विवाह होता है, इसी को हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और ये प्रतिलोम और अनुलोम विवाह की जो प्रथा है, ये बुक्सा जनजाति में पाई जाती है ना। बुक्सा जनजाति में, याद रहेगा, ये याद रहना चाहिए, है ना, बुक्सा जनजाति में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे, एक जनजाति है जिसको हम लोग गद्दी जनजाति कहते हैं। पूछा गया सवाल है कि भाई गद्दी जनजाति जो है ना, गद्दी जनजाति, यहाँ पर देखिए, है ना, मैप के माध्यम से ही समझे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। गद्दी जनजाति, है ना, गद्दी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो देखिए, गद्दी जनजाति जो है, लद्दाख और कश्मीर का जो क्षेत्र है, जो अभी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश आपको बना दिया गया, ये वाला, है ना, कश्मीर हो जाएगा और ये वाला लद्दाख है। यहीं पर यह जनजाति पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए, लद्दाख में, है ना, लद्दाख में पाए जाते हैं। और ये कश्मीर में गद्दी जनजाति पाए जाते हैं ये। और ये जो जनजाति है, गद्दी जनजाति, अपने आप को गढ़वा जाइएगा तो राजस्थान में जो शासक है, उन्हीं के ये वंशज कहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, हमारा जो वंशज है, हमारा जो है वह गढ़वा शासक हो जाता है, गढ़वा शासक। और गढ़वा शासक कहाँ पर था? तो ये गढ़वा शासक राजस्थान में, है ना, राजस्थान में राजा महाराजा थे। ये गद्दी जनजाति अपने आप को उनसे है ना, ताल्लुकात बताते हैं। और ये गद्दी जनजाति लद्दाख और कश्मीर में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है राजी जनजाति, है ना, एक हो जाएगा आपका राजी जनजाति। और राजी जनजाति के बारे में भी देख लीजिए। राजी जनजाति, ये राजी जनजाति जो है ना, ये राजी जनजाति आपको मिलेंगे कहाँ पे? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये, है ना, राजी जनजाति पाए जाते हैं। उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये राजी जनजाति मिलते हैं। और ये अपने आप को हिंदू धर्म से ताल्लुकात बताते हैं। और इनका जो कृषि है, ये जो कृषि करते हैं, जिसका नाम है झूमिंग प्रथा, है ना, झूमिंग प्रथा को ये अपनाते हैं। कौन सा?
तो ये राजी जनजाति हो जाएंगे, राजी जनजाति। एक हो जाते हैं जिसको हम लोग खरवार जनजाति कहते हैं। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में है ना। कौन सा जनजाति है? तो खरवार जनजाति, है ना। ये हो जाएगा खरवार जनजाति, और खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है ना। इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा क्रोधी वाला होता है, इनका स्वभाव जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोधी वाला हो जाता है। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, यानी कि उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली यह जनजाति हो जाती है। कौन सा? यह खरवार जनजाति है ना। खरवार जनजाति जो कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और ये स्वभाव से बहुत ही क्रोधी होते हैं। यह उत्तर प्रदेश है और यहीं पे खरवार जनजाति पाई जाती है। यह स्वभाव से बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, क्रोधी होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, है ना। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इनकी आबादी है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गोंड जनजाति, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। गोंड जनजाति, गोंड जनजाति जहाँ से सवाल पूछा जाता है। अगर हम लोग इनके निवास की बात करें, है ना, गोंड जनजाति की निवास की अगर बात करें तो यहाँ का जो निवास है इनका, ये आपका बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और बिहार के बाद आप देखते हैं वेस्ट बंगाल हो जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और आपके झारखंड में भी, है ना, झारखंड में निवास करते हैं। और झारखंड के बाद ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश में भी निवास करते हैं। तो गोंड जनजाति कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसको याद रखिएगा। गोंड जनजाति जो है ये हो जाएगा आपका, है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार है, बिहार के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल हो जाता है यहाँ पर, है ना। वेस्ट बंगाल के बाद ये मध्य प्रदेश देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश के बाद ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। और यही जगहों पे गोंड जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। गोंड जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं, है ना। अच्छा, इस गोंड जनजाति की एक खास विशेषता है ना। ये लोग कहते हैं अपने आप को कि हम लोग गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, गोंडवाना लैंड के मूल निवासी। इसीलिए, है ना, गोंडवाना लैंड के नाम पे खुद को, अपने जनजातियों का नाम गोंड रखा, है ना। गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का, है ना, मूल निवासी, मूल निवासी ये अपने आप को कहते हैं। कौन? गोंड जनजाति के लोग कहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आज भी ये शिकार करते हैं, आज भी ये शिकार करते हैं, आखेटक हैं, मछली पकड़ के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं ये लोग, मछली पकड़ करके। और इतना नहीं, ये स्थानांतरीय कृषि को अपनाते हैं, है ना। ये जो लोग हैं, ये जो समाज है, स्थानांतरीय कृषि को, है ना, यहाँ पे अपनाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोंड जनजाति के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे संथाल जनजाति, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। संथाल जनजाति जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और ये संथाल जनजाति भारत के झारखंड में पाए जाते हैं, है ना। ये जो देख रहे हैं झारखंड, यही वाला जो पार्ट हो जाता है ये झारखंड है। संथाल जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये झारखंड में पाए जाते हैं, ये बिहार में भी मिलते हैं, बिहार में भी, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा में भी ये संथाल जनजाति पाए जाते हैं, है ना। संथाल जनजातियों की संख्या झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा हो जाएगा, है ना। उड़ीसा हो जाता है संथाल जनजातियों का। क्षेत्र को ज़्यादा करके याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग इनके मुख्य आहार की बात करें तो आज भी देखिएगा संथाल जनजाति चावल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। मुख्य आहार की अगर बात किया जाए कि इन लोगों का मुख्य आहार क्या है, पूछा गया सवाल है, तो ये चावल हो जाएगा, है ना, चावल हो जाता है। संथाल जनजातियों का जो शरीर का जो बनावट है ना, वो द्रविड़ों से मिलता जुलता है, द्रविड़ों से मिलता जुलता है ना। संथाल जनजातियों का अगर हम लोग शरीर बनावट की बात करें तो शरीर, ये बनावट जो है द्रविड़ लोग से मिलता जुलता है, द्रविड़ लोग से, है ना, द्रविड़ लोग से ये मिलता जुलता है इनका, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भील जनजाति की, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भील जनजाति,
और ये भील जनजाति देखिएगा, है ना, भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, भील जनजाति, है ना। और भील जनजाति को अगर देखा जाए, यहाँ पे पेन चेंज करा जाए, तो भील जनजातियों का जो स्थान है ना, क्षेत्र को याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमें आप देखिएगा तो गुजरात में इनका निवास स्थान है, उसके बाद आप देखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो महाराष्ट्र में इसका ये हो जाएगा निवास है, और ये छत्तीसगढ़ में भी इनका निवास स्थान है ना। भील जनजाति अगर देखा जाए तो भील जनजाति गुजरात में भी पाए जाते हैं। गुजरात के बाद ये नीचे वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, और यहाँ मध्य प्रदेश में भी इनकी संख्या, है ना, अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ हम लोग देखते हैं, है ना, ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी इनकी संख्या देखने को मिलती है। किसकी? भील जनजाति की, है ना। किसकी संख्या? तो भील जनजाति का हो जाएगा, है ना। और ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से बिलोंग करते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, है ना। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति यदि पूछे आपसे तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो जाते हैं, है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से ये ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे। भील जनजाति के बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। भील जनजाति के बाद यहाँ पे मुंडा जनजाति, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है ना। मुंडा जनजाति, जहाँ से सर्वाधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुंडा जनजाति की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए ये झारखंड में इनकी संख्या, है ना, झारखंड में भी इनकी संख्या है। झारखंड के बाद यहाँ बिहार देखेंगे तो बिहार में भी संख्या है ना। छत्तीसगढ़ में भी, है ना, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद ये त्रिपुरा हो जाता है, त्रिपुरा के बाद उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी इनकी संख्या हमें प्राप्त होती है। किस जनजाति की? मुंडा जनजाति की। बिहार जब आप पढ़ते हैं तो बिहार में देखिएगा, है ना, बिहार में 2-3 जनजाति से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, मुंडा, संथाल। हमेशा बीपीएससी 2-3 जो जनजाति है पूछता है, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, पीटी और मेंस दोनों में पूछता है ना। पीटी और मेंस जो है दोनों में पूछता है। तो मुंडा जनजाति भारत के झारखंड में निवास करते हैं, बिहार में निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, त्रिपुरा में निवास करते हैं, ये उड़ीसा में निवास करते हैं, और ये वेस्ट बंगाल में निवास करते हैं। कौन सा? मुंडा जनजाति, है ना। अच्छा, मुंडा जनजाति के त्यौहार के बारे में अक्सर पूछा जाता है। मुंडा जनजाति के जो त्यौहार है, यह त्यौहार के बारे में पूछा जाता है। जैसे हम लोग त्यौहार की बात करेंगे, है ना, तो त्यौहार में देखिएगा ये एक फागु त्यौहार मनाते हैं, फागु त्यौहार। एक और भी त्यौहार है जिसको हम लोग कर्मा कहते हैं, कर्मा त्यौहार मनाते हैं। और ये सबसे फेमस जो है वो सरहुल त्यौहार है, मार्च अप्रैल में ये लोग मनाते हैं। सरहुल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ना। इस समाज में, इन जनजातीय समाज में सरहुल जो प्रथा है, सरहुल जो पर्व है, जो मार्च अप्रैल में मनाई जाती है ना, मार्च अप्रैल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यह मुंडा जनजातियों का एक खास पर्व है। इतना ही नहीं, यह एक सोहराई पर्व भी होता है, सोहराई पर्व, है ना। और ये सारे के सारे पर्व हम लोग जो देख रहे हैं, यह पर्व मुंडा जनजाति में, है ना, बहुत ही विशेष रूप से प्रचलित है। मुंडा जनजाति, है ना। मुंडा जनजाति कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है ना, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध, जो खास करके फेमस त्यौहार है, फागु हो जाएगा, कर्मा है, सरहुल, सरहुल के बारे में तो पता ही होगा, सरहुल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है मार्च अप्रैल के समय में। और यहाँ पे हो जाएगा सोहराई, एक पर्व है ना। और ये मुंडा जनजातियों में खास तौर से मनाया जाता है इसको, है ना, मुंडा जनजाति में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टोडा जनजाति की। टोडा जनजाति, है ना, ये टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है, पूछता है कि टोडा जनजाति भारत में कहाँ निवास करते हैं, है ना, कहाँ पे इनका निवास स्थान है टोडा जनजाति का। तो टोडा जनजाति देखिएगा, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पर? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी पर, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी पर
है ना, पहाड़ी पर ये निवास करते हैं, टोडा जनजाति। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम आर्यों के वंशज हैं। कौन कहता है? टोडा जनजाति अपने आप को कहता है कि हम आर्यों के वंशज हैं, हम आर्यों के क्या है? वंशज है, ठीक है, अपने आप को कहता है। और जब ये आर्यों का वंशज बताएगा तो पक्का इसका व्यवसाय जो होगा ना, पशुचारण होगा, पशुपालक होगा, है ना, पशुपालक। ठीक, आर्यों ने सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गाय को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया। जिसके पास ज़्यादा गाय वो ज़्यादा अमीर, जिसके पास ज़्यादा गाय वह समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित। और यही वजह भी है कि आर्यों ने, है ना, सबसे पहले गाय का मीट भी खाना शुरू किया था, भले बाद में उसको छोड़ दिया, है ना। तब ये लगता है, क्योंकि अगर गाय के मीट की बात करें तो गाय का मांस खाने वाला सबसे पहला व्यक्ति ब्राह्मण ही है ना। ये हम नहीं कहते भाई, इतिहास में लिखा हुआ है ना, इतिहास की बात है। तो टोडा जो जनजाति है, ये टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे, जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम आर्यों के वंशज हैं। और इनका जो पेशा है, ये पेशा क्या हो जाएगा? तो इनका पेशा पशुचारण हो जाता है। क्या? तो पशुचारण, है ना, पशुचारण। आपको पता होगा कि भारत में आर्यों का जब आगमन यहाँ पर हुआ तो पशु को चराते चराते एक स्थान से जब उनकी, है ना, चारा वारा खत्म हो जाता था तो दूसरे स्थान पे आते थे। इसी तरीके से मध्य एशिया से धीरे धीरे आकर के भारत में, है ना, कहाँ पे? सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बस गए। जो पंजाब का जो क्षेत्र इलाका है वहाँ पे आकर के बस गए, आर्य बस गए, है ना। आज बड़ा भयंकर मामला हो जाता है आर्य और अनार्यों के बीच में, है ना। अभी देखते हैं कोई कोई बहुत ज़्यादा कटाक्ष करने लगता है, बट ये नहीं होना चाहिए। एनीवे चलिए, तो हम लोग टोडा जनजाति यहाँ पर देख रहे हैं। और टोडा जनजातियों में एक और भी बात है, टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा है, बहुपति प्रथा। यानी कि एक महिला एक से अधिक, दो से अधिक, जितनी पत्नियां, जितने भी पति हो वो रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जनजातियों में बहुपति प्रथा है ना, बहुपति प्रथा है। एक और जनजाति के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, है ना, जौनसारी जनजाति, है ना। जौनसारी जनजातियों में भी बहुपति प्रथा हो जाता है ना। टोडा जनजाति में भी एक महिला, है ना, 2, 4, 10 जितना भी हो उतना पुरुष को रख सकती है, विवाह कर सकती है। यहाँ पे कौन जनजाति? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के बारे में पूछता है, कई बार प्रश्न पूछा है कहाँ पर इनका निवास स्थान है, तो याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ी। आप देख रहे हैं ना, ये नीलगिरी की पहाड़ी यहीं पर दक्षिण भारत में, नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जारवा जनजाति, है ना, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति आप लोग पाषाण काल पढ़े होंगे ना, प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोग पाषाण काल पढ़े होंगे। पाषाण काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला और ना ही कोई साहित्यिक साक्ष्य मिला। अगर हमें निर्भरता ज़्यादा रहना पड़ा तो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकते थे पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल का जो मानव था, जो समाज था, जो आदि मानव थे, आदि मानव के बारे में जानकारी इकट्ठा अगर करने की बात कर दिया जाए तो मात्र एक ही सोर्स है। उस समय में जो इंसान, जो मानव, जो आदि मानव थे, अपने, है ना, अपने लिए जिन पत्थरों का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी का भरण पोषण करते थे, उसी पत्थरों के अध्ययन के आधार पर हम कुछ उनके बारे में कह सकते हैं। और बिल्कुल वही संबंध जो है, वही, है ना, जो हमें थोड़ा बहुत हमें समझ में जो आता है, वो सारी की सारी जो मतलब जो समरूपता जो हमें दिखाई देता है इसी जनजाति में दिखाई देता है, जारवा जनजाति में। और ये जारवा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देख रहे हैं है ना, ये जारवा जनजाति कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पे है? अंडमान, है ना, निकोबार, है ना, द्वीप समूह में। द्वीप समूह में सबसे बड़ी बात आपको बता दें, भारत अपने आप को कहेगा कि हम विश्व गुरु बना देंगे। बताइए, जानवरों की भांति ऐसे लोगों को रखा जाता है। ये जो क्षेत्र है, ये जो जारवा जनजाति का जो क्षेत्र है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। आम इंसान, भारत का कोई भी लोग इनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो ये लोग उनकी हत्या कर देते हैं, है ना।
मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में इन लोगों को जोड़ने के लिए और मुख्य धारा में इन लोगों को लाने के लिए भारत सरकार क्या करती है? कुछ काम करती है? कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए बनाते हैं। और पहली बार देखिएगा, हम जो सोम्पेन जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो जारवा जनजाति है ना, इस जारवा जनजाति में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, जैसे आप जाते हैं ना चिड़ियाघर में जाते हैं तो शेर को देखते हैं, बाघ को देखते हैं, ढेर सारे जानवरों को देखते हैं, लेकिन वो सारे लोग एक पिंजड़े में रहते हैं, है ना। एक साउथ का मूवी बना हुआ था, उसमें आप देखिएगा, आप बाहर से सब चीज़ को, उन लोगों के समाज सोसाइटी को देख सकते हैं, लेकिन उनके, है ना, उनके जो जगह है, उनके जो साइट है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। और ये जारवा जनजाति का जो क्षेत्र है, यह प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। और सच कहा जाए तो यही लोग हैं जो भारत के असली मालिक है। और देखिए इनकी स्थिति कैसी है। भारत की असली मालिक है ये SC ST वाले लोग, भारत की असली मालिक है SC ST OBC वाले लोग, लेकिन क्या कुछ नहीं है ये, है ना, कुछ नहीं है, एकदम जीरो है, जिनकी स्थिति ऐसी बना दी गई है ना। चलिए, तो ये प्रतिबंधित, ये क्या हो जाता है, ये क्षेत्र हो जाता है इनका प्रतिबंधित क्षेत्र। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और भी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जो पहली बार, है ना, लोकसभा के चुनाव में वोट किया है, जिसका नाम है सोम्पेन जनजाति, है ना। क्या नाम है? सोम्पेन जनजाति। सोम्पेन जनजाति है ये, सोम्पेन जनजाति। और ये सोम्पेन जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये भी ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं, ग्रेट निकोबार में, है ना। ये ग्रेट निकोबार में ये पाए जाते हैं, सोम्पेन जनजाति। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मंगोलायड प्रजाति से बिलोंग करते हैं, मंगोलायड प्रजाति से। और पहली बार लोकसभा के चुनाव में इन्होंने ही वोट डाला था, पहली बार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने पहली बार वोट किया, है ना, पहली बार ये वोट किया। कौन जनजाति? तो सोम्पेन जनजाति है ये। सोम्पेन जनजाति मंगोलायड प्रजाति की है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार में इनका निवास क्षेत्र हो जाता है। किसका? सोम्पेन जनजाति का, है ना। यहाँ पे कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे जनजाति हैं जिस समाज में बहुपति विवाह प्रथा जो है प्रचलित है। तो उस जनजाति को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। कौन सा हो जाएगा? चलिए देखिए, ये जो लोग हैं, है ना, ये जौनसारी हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ नाम भी आपको बता देते हैं ताकि याद रहे आपको, है ना। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो बहुपति प्रथा जो है किन किन, है ना, जनजातियों में पाया जाता है। तो जौनसारी जनजाति हो जाएंगे, है ना, याद रखिएगा, जौनसारी जनजाति हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जौनसारी के बाद टोडा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, टोडा जनजाति हो जाएंगे। और टोडा के बाद एक खस जनजाति, खस बोलते हैं, है ना, खस जनजाति है। और खस के बाद एक कोटा जनजाति है। और कोटा के बाद एक और भी जनजाति है जिसको बोटा जनजाति कहते हैं, है ना। और एक और जनजाति है जिसका नाम तियान है, एक और जनजाति है ना, जिसका नाम क्या है? तियान जनजाति हो जाएगा। और एक हो जाता है इरावा जनजाति, और एक हो जाता है जिसको नायर जनजाति कहते हैं। इन जनजातियों में बहुपति प्रथा है ना। कौन कौन जनजाति होते हैं? जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इरावा और नायर जनजातियों में बहुपति प्रथा, एक से अधिक पति, है ना, एक से अधिक पति रखने की प्रथा है। प्रथा समझ रहे ना, है ना, प्रथा है, ठीक है। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ और भी देखते हैं। जैसे मंगनियार जनजाति जो है ना, मंगानियार जनजाति, है ना। एक चीज और देखिए, मंगानियार जनजाति, ये मंगानियार जनजाति जो है ना, ये मंगानियार जनजाति राजस्थान का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, है ना, ये राजस्थान का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसी राजस्थान के, है ना, रेगिस्तानी क्षेत्र में ये निवास करते हैं, जिसका नाम है मंगानियार जनजाति। ये मंगानियार जनजाति कहाँ पर मिलते हैं?
तो यह राजस्थान में, है ना, राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। एक हो जाता है भारत में रेंगमा जनजाति है ना, भारत में क्या है, रेंगमा जनजाति है, रेंगमा, एक रेंगमा जनजाति है। और ये रेंगमा जनजाति, है ना, यह नागा जनजाति हो जाता है, जो नागालैंड और असम में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये असम का क्षेत्र हो जाएगा, है ना, ये असम का क्षेत्र हो जाएगा, और ये नागालैंड का क्षेत्र हो जाता है, नागालैंड का। और यहीं पर ये रेंगमा जनजाति पाए जाते हैं, रेंगमा जनजाति यहीं पर पाए जाते हैं। देखिए भारत में अगर बात किया जाए, भारत में बात किया जाए तो इन्हीं लोगों को हुक्मरान होना चाहिए था, है ना। भारत में ये जो लोग हैं, अगर ये लोग हुक्मरान होते तो सोचिए भारत कहाँ से कहाँ आज होता, है ना। SC ST OBC वाले, मतलब कहने का मतलब है कभी कभी ये सब चीज़ें होता है कि अगर हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे ना, हम पढ़े तभी थोड़ा सा दुख झलकता है, अगर पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि इनका इतिहास, इनका आज का सामाजिक वातावरण, आज का अर्थव्यवस्था, है ना, और आज की धार्मिक और सांस्कृतिक, यहाँ तक कि राजनीति में तो बिल्कुल नगण्य है ये लोग, एकदम जीरो हैं। एजुकेशन कुछ नहीं है ना, एजुकेशन के क्षेत्र में देखिएगा तो ना के बराबर है। अरे एजुकेशन दीजिएगा तब तो उसका बौद्धिक विकास होगा, एजुकेशन ही नहीं मिलता इन जनजाति समाज के लोगों को। आज भी अगर देखा जाए हम लोग, आज भी देखिएगा इस मध्य प्रदेश में जो भारत में सबसे ज़्यादा हमने कहा था कि अनुसूचित जनजाति निवास करती है ना, और यहाँ अनुसूचित जनजाति निवास तो करती है, लेकिन यहाँ पे माओवाद, सरकार कहती है कि माओवाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। कभी आपने सोचा है, इस बात को समझिए, कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा इस जनजातीय समाज की अगर लड़कियों को, बहू बेटियों को सबसे ज़्यादा तंग और परेशान करता है तो भारत का सेना करता है। इसलिए कभी कभी ये सारे लोग इकट्ठा मिल करके, है ना, उनको राम नाम सत्य कर देते हैं तो बुरा लग जाता है। चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तब जाकर के बारीकी से पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। हमारे ही भारत में ऐसी समस्या देखने को मिलती है, और इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान तो सरकार को देना चाहिए भाई। कम से कम इसका आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, फिर क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सारा प्रॉब्लम का जड़ तो यही है, एजुकेशन सिस्टम ही सबसे ज़्यादा खराब है। और अनुसूचित जनजाति में आप देखते होंगे एजुकेशन कितना है, बहुत कम है। कितने लोग हैं करोड़पति अरबपति पैसे वाले हैं, बिल्कुल इनकी हालात और इनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे? रेंगमा जनजाति हम लोगों ने किया था। एक जनजाति हो जाता है जिसको हम लोग बोडो जनजाति कहते हैं, है ना। ये बोडो जनजाति है, और ये बोडो जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? तो गारो पहाड़ियों पर। जैसे मेघालय में आप देखते होंगे तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ खास करके, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ है ना। यहीं पर 3 पहाड़ियाँ मेघालय में, और यहीं पर एक है मासिन राम, जहाँ पर इस संसार का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और यही क्षेत्र जो है ना, यही मेघालय का, और यहीं पर है गारो पहाड़ियाँ। और इसी गारो पहाड़ियाँ में कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो बोडो जनजाति पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे आप देखते होंगे यह सिक्किम का जो क्षेत्र है, यह सिक्किम का क्षेत्र, और यही सिक्किम में आपको देखिएगा तो 2 जनजाति पाए जाते हैं, एक लेप्चा और एक भूटिया जनजाति है। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा प्रश्न जो है आपसे बनेगा, है ना। अगर डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं, जनजातीय समाज, सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था उनकी देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, तो किताब पढ़िए। किताब पढ़िएगा तो बहुत अच्छा जानकारी आपको मिलेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।